नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहले आर्टिकल को, जो कि भारत और पार्टिकुलरली अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप को बताता है। इसमें तीसरा जो पक्ष रहेगा हमारा अमेरिका का, उसकी भी चर्चा करी जाएगी, क्योंकि अमेरिका ही जिम्मेदार है अफ़गानिस्तान में अभी जो कंडीशन पैदा हुई है उसके लिए। यदि अमेरिका अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से वापस नहीं बुलाता तो शायद तालिबान यहाँ पर राज नहीं कर पा रहा होता। अब भारत के लिए क्या प्रमुख चुनौती आने वाले टाइम पीरियड में रहने वाली है अफ़गानिस्तान को लेकर के, इसके ऊपर ये आर्टिकल चर्चा करता है। अमेरिका और यूरोप दोनों हमेशा से ही साथ में ही कोई भी काम करते हैं और दोनों के दोनों अफ़गानिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिए हैं, मतलब उदासीन हो गए हैं। मुख्य विचारधारा की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, यूरोप एंड अमेरिका अभी इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि अफ़गानिस्तान की कोई भी समस्या है उसको हम सॉल्व करने वाले नहीं। वहीं यदि हम बात कर लें तालिबान 2.0 की, तो तालिबान 2.0 बोला जा रहा है कि पहले से कहीं ज़्यादा क्रूर है, खास करके वुमेंस एंड माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब महिला और अल्पसंख्यकों के प्रति। भारत के लिए अब ये काफ़ी दुविधा वाली बात हो गई है कि भाई हम आखिर हाथ मिलाएं तो आखिर किससे मिलाएं, क्योंकि अब तो अफ़गानिस्तान में चुनी हुई सरकार है नहीं, अब वहाँ पर तालिबान लोग राज कर रहे हैं। तो भारत दुविधा में पड़ गया है। पहले नंबर की बात यह है, क्या मुझे तालिबान के साथ में इंगेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर की बात यह है, अफ़गानिस्तान की जो पब्लिक है, यदि आप तालिबान से हाथ मिलाते हैं तो वहाँ की पब्लिक आपसे नाराज़ हो जाएगी। लूजिंग अफ़गानिस्तान, पीपुल्स ट्रस्ट, दो रास्ते हैं, दो में से एक भी जो है चलेंगे आप तो दूसरा उसका विरोध करता है। वहीं यदि हम बात कर लें स्ट्रेटजिक कुछ मिस्टेक हुई हैं इंडिया से, जैसे कि 2021 में अफ़गान रिफ्यूजीज़ को भारत ने वीज़ा देने से मना कर दिया। इसके अलावा तालिबान के साथ क्लोज़र टाइज़ की योजना हमको देखने को मिली है यदि हम भारत की और अफ़गानिस्तान की चर्चा करते हैं तो। सबसे पहले यूएस अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने में असफल रहा। इतने दिनों तक, इतने सालों तक उसने अपनी सेना को यहाँ पर बनाए रखा, लेकिन हासिल कोई भी चीज़ जीरो ही हुई है। 2017 से 2020 की यदि हम बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ सीधी बातचीत चालू कर दी थी। अशरफ गनी सरकार को दरकिनार इसमें कर दिया गया। दोहा एकॉर्ड आया सन 2020 में, तालिबान के पक्ष में ही ये दोहा एकॉर्ड झुका था। महिलाओं के अधिकार या फिर टेररिज्म पर कोई ठोस प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दी गई थी। वहीं यदि हम चर्चा कर लें पार्टिकुलरली 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी, तालिबान ने आसानी से काबुल पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने जैसे ही अपनी सेना वहाँ से उठाया, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा करना चालू कर दिया। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि विथड्रॉल, सीज़ फायर एंड रिजीम। इनके सारे के सारे आंसर तो आपको पता ही होंगे। आपको बताना है कि रिजीम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर यदि रिजीम वर्ड यूज़ किया गया है तो उसका क्या मतलब है, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। तालिबान 2.0 का जो राज देखने को मिल रहा है, तालिबान 2.0 और भी ज़्यादा ब्रूचुअल क्रियाएं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों में तक महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती। वहीं यदि हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो किसी देश ने तालिबान सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन रसिया, चीन, पाकिस्तान ने उनके संबंध को बनाए रखा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी सीख लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि रिकॉग्निशन मतलब मान्यता देना, ऑपरेशन मतलब दमन करना,
अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों इसी के अंतर्गत, वो है भारत की दुविधा। जैसे कि हम शुरू में ही बात कर लिए हैं कि भारत अभी एक दुविधा वाली स्थिति में खड़ा है। तालिबान के साथ यदि हम संवाद स्थापित करते हैं तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें ये ध्यान रखना है कि 2022 में टेक्निकल मिशन खोला, लेकिन पूर्ण दूतावास यहाँ पर नहीं बनाया गया है। जनवरी 2025 में फॉरेन सेक्रेटरी ने तालिबान के विदेश मंत्री से बातचीत करी थी। रिस्क की यदि हम बात करें तो तालिबान का जो भारत विरोधी रवैया है वो पुराना है, अभी तक साफ नहीं हुआ है। 1990 से 2021 के बीच में तालिबान ने भारतीय दूतावासों और कर्मियों पर हमले भी किए हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ कुछ वर्ड हैं जैसे कि डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है दुविधा, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। अब हम चर्चा करते हैं भारत की जो स्ट्रेटजिक मिस्टेक है वो क्या क्या हुई है। पहले नंबर की बात है, भारत ने 2021 में जो अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजी लोग थे उनको वीज़ा देने से मना कर दिया था। अफ़गान जनता का मोह भंग, जिसको बोलते हैं लॉजिंग अफगानिस पीपुल्स ट्रस्ट, 1990 से 2021 में भारत ने नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था, मतलब उत्तरी गठबंधन, जिससे अफगानों में सद्भावना बनी रही थी, गुडविल बना रहा था। अब वही लोग निराश हो गए हैं क्योंकि भारत तालिबान के करीब जाते जा रहा है और वहाँ की जनता के ऊपर कोई विशेष कदम नहीं उठाया जा रहा। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत इस मामले में क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, तालिबान के साथ में हमें डिप्लोमेटिक टाइज बना करके रखना ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाना ज़रूरी है। इसके बाद अफ़गान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका समर्थन भी प्राप्त मिलना चाहिए एंड ह्यूमैनिटेरियन एड भी ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भारत में ग्रेट अबंडमेंट हुआ है। भारत को तालिबान के साथ में प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक रिलेशन बनाए रखने होंगे, लेकिन अफ़गान जनता का विश्वास भी नहीं खोना है। महिला, शरणार्थी और लोकतंत्र समर्थकों को भूलने की गलती नहीं करना है। इस अगले आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली कनाडा की पॉलिटिक्स का। यहाँ पर गहन विश्लेषण किया जाता है। कनाडा में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए पॉलिटिक्स अलग अलग टाइप के प्रेशर को झेल रही है। जैसे कि यहाँ पर जो कोर इशू निकल करके आ रहा है सामने, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक चैलेंजेस है और सेकंड नंबर में आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर में आप देखेंगे अमेरिका का दबाव कनाडा के ऊपर बढ़ते जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सोवरनिटी पर दावा किया जाना, इससे क्या होगा, कनाडा अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने देश की जो पॉलिसीज़ हैं उनको खुद निर्धारित नहीं कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ जाएंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक चैलेंजेस की यदि हम बात करें, जैसे कि कोई पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, वो यदि दो धुरों में बढ़ जाती है तो इससे भी इंटरनल कहना चाहिए हमको प्रेशर दिखाई देता है कनाडा में। जैसे कि यहाँ पर लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टियों के बीच में गहरा मतभेद हमको दिखाई दे रहा है। दो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, एक है इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब निर्णायक मोड़ पर आ जाना, एंड सोवर्निटी जिसका मतलब होता है संप्रभुता, मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम हमारे देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। वहीं यदि हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर लें कनाडा की, ठीक है, लिबरल पार्टी का पुनरुत्थान, मतलब लिबरल पार्टी फिर से उभर करके सामने आ रही है। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, रेजिग्नेशन और नए नेता आ गए मार्क कार्नी। फिर अचानक से चुनाव भी हो गया यहाँ पर। क्यों हुआ? नॉन कॉन्फिडेंट वोट से बचने के लिए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष हमारी सरकार को गिरा दे, इसलिए तुरंत एक काम करता हूँ, मैं अपना रेजिग्नेशन देता हूँ और तुरंत किसी और को नेता बना देता हूँ। अब समर्थन बढ़ रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है?
ट्रंप की 51वें राज्य की डिमांड से राष्ट्रवाद जग रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है जो हमको बचा सकता है, हमारे देश को बचा सकता है, नहीं तो अमेरिका कनाडा को हड़प लेगा, 51वें नंबर का राज्य बना लेगा। इसके अलावा अमेरिका ने बोला है मैं कोई भी चीज़ आपसे मंगवाऊंगा तो मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगाऊंगा। इस कारण से भी वहाँ की जनता खुश नहीं है। ठीक है, अब लिबरल पार्टी ऊपर उठ रही है तो कंजर्वेटिव पार्टी नीचे गिर रही है। ये क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, क्योंकि पियरे पॉलिवर जो लीडर हैं वो ट्रंप जैसा रवैया अपना रहे हैं, इसलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना वो डाउन होते जा रही है। अब टैक्स में कटौती करी जा रही है, पर्यावरण की नीतियों का विरोध किया जा रहा है यहाँ के इन पार्टियों के नेता के द्वारा, एंड लिबरल फैटिक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी जा रही। यहाँ पर कुछ टर्म यूज़ किए गए हैं जैसे कि नो कॉन्फिडेंस वोट मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव, टैरिफ मतलब होता है आयात शुल्क। अब अगले नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर उठाया जा रहा है वो पार्टिकुलरली अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। ट्रंप ने बोला है कनाडा को अमेरिका का हिस्सा मैं बनाऊंगा। फिर दूसरा कदम उसने ट्रेड वार चालू कर दिया। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाना चालू कर दिया। कनाडा से कोई भी चीज़ आ रही है तो उसके ऊपर हम 25% टैरिफ लगाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा अमेरिका बोल रहा है। कनाडा ने बिजली आपूर्ति पर टैक्स लगा करके रिटाइलेशन किया मतलब उसका बदला लिया है। जनता की क्या प्रतिक्रिया रही है? जनता की प्रतिक्रिया तो ऐसी है भैया कि हम कैसे करके किसी के गुलाम बन जाएं। बाय कैनेडियन अभियान उन्होंने चलाया, अमेरिकी यात्रा का उन्होंने बायकॉट कर दिया है। इस प्रकार के कदम वहाँ की जनता ने उठाई है। अब हम बात करते हैं कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसकी जो कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चुनौतियां हैं, इसके ऊपर यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। ये मैप है कनाडा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यूएसए है। अब पूरा कनाडा को अपना एक स्टेट बना लूँगा ऐसा बोलना है अमेरिका का। विदेशी चुनौतियों की बात करें तो भारत और चीन संबंध। ट्रूडो की लिगेसी की बात करें, भारत के लिए वो लोग क्या सोचते हैं? खालिस्तान समर्थकों को प्रोत्साहन देते हैं। चाइना के मामले में क्या सोचते हैं? मानव अधिकार विवाद चलते रहता है। एंड नए नेताओं के रुख की बात करें तो दोनों भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन एनडीपी पार्टी का खालिस्तानी समर्थन ये बाधा पैदा करता है। इसके बाद इंडो पैसिफिक नीति की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, इंडो पैसिफिक चुनौती की बात करें तो ये अभी तक कहना चाहिए कागजों पर ही सीमित रही है। सब कुछ बातचीत हुई है लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया है। चुनावी परिदृश्य की यदि हम बात करें, इलेक्शन सिनेरियो की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए, दो नेता की यहाँ हम चर्चा करेंगे। एक है मार्क कार्ने और दूसरे हैं पियरे पॉलिवर। मार्क कार्ने के फायदे क्या है भैया कि ये अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका विरोधी लहर को इन्होंने बढ़ा करके रखा। नुकसान ये है कि ये अनुभव विहीन है। पियरे पॉलिवर की बात करें तो कंजर्वेटिव वेव चली थी इनके चलते चलते, लेकिन नुकसान ये है कि ये बिल्कुल ट्रंप जैसा काम कर रहे हैं। ट्रंप जैसा देश चला रहे हैं वैसे ही अपने देश को ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक क्यूबेकोइस जैसे लीडर हैं, केवल क्यूबेक तक ही ये लिमिटेड है। वहीं यदि हम बात करें एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह, जो कि खालिस्तान समर्थन से भारत संबंधों में रोड़ा पैदा कर देते हैं। वहीं यदि हम चर्चा करें भारत के लिए क्या सबक वाली बात हो सकती है, तो भारत को यहाँ से थोड़ा सीख लेने की ज़रूरत है। जैसे कि खालिस्तान समर्थकों से सावधान रहना है, इकोनॉमिक अल्टरनेटिव हमें खोज निकालने की ज़रूरत है। जैसे यूरोप के ऊपर, आसियान कंट्रीज़ के ऊपर हमें ट्रेड रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा। एंड रिश्तेबाजी में हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कनाडा की जो नीतियाँ हैं बदलने की उम्मीद कम रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल है पार्टिकुलरली भारत और कनाडा और अमेरिका, साथ ही साथ चीन को भी समेटते हुए और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की चर्चा करते हुए ये आर्टिकल यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है।
अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली एनजेएसी एक्ट से रिलेटेड है। देखा जाए अभी तक सरकार का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है उसके डिसीजन कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जा रहे हैं। कई कई बार हमको ऐसा लगता है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई कई बार हमने देखे हैं जैसे ही कोई कहना चाहिए जज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रिटायर होता है, उसको उसका गिफ्ट दिया जाता है, तोहफा इस रूप में दिया जाता है कि उसको राज्यसभा का सांसद बना दिए, विधानसभा का मेंबर बना दिए। इस प्रकार की घटनाएं अभी तक हमने हिस्ट्री में देखी। मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के ऊपर सरकार का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ ही जाता है। ये असर ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट एकदम फ्री होकर के काम करे, इसके लिए उसने कॉलेजियम सिस्टम लेकर के आई है। कॉलेजियम सिस्टम की हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं थी पहले से। ये जजमेंट के माध्यम से ये चीज़ आई है। जैसे कि शुरू में बोला गया जज किसको हम अपॉइंट करेंगे, जज कैसे करके बनेंगे, तो शुरू में तो ऐसा बोल दिया गया कि नहीं, सरकार की रिकमेंडेशन जरूरी रहेगी, सरकार जब तक हाँ नहीं बोलेगी। जैसे कि सीजीआई और उनके साथ के जो सीनियर लोग हैं वो बैठ करके मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि इसको, सबसे सीनियर व्यक्ति को हम सीजीआई बनाएंगे, ये नाम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति ने मना कर दिया, मतलब अब हम इनको नहीं बना सकते। पहले ऐसा था, बाद में रूलिंग के माध्यम से इस चीज़ को हटा दिया गया। मतलब अभी जज लोगों ने, जो कॉलेजियम सिस्टम ने जो डिसाइड कर लिया है वही होगा। नया सिस्टम अभी ऐसा चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम ये ध्यान में रखता है कि सबसे सीनियर व्यक्ति को ही हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। इसके अलावा जज का ट्रांसफ़र करना है, जज को पदोन्नत करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉलेजियम सिस्टम ही निर्धारित करता है। सरकार की नाम मात्र की यहाँ पर भूमिका रहती है। अब यदि हम एनजेएसी एक्ट की बात करें, इसमें हमने 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे, ठीक है, 99 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था सन 2014 में। इसमें हमने आर्टिकल कौन कौन से इंसर्ट किए थे, इसमें हमने आर्टिकल डाले थे आर्टिकल नंबर 124 ए, इसके बाद हमने डाले 124 बी, ठीक है, इसके बाद हमने डाले 124 सी। इतने आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे जब हम एनजेएसी एक्ट लाए थे। एनजेएसी जो बॉडी थी, इस बॉडी ने कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया। बोला कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम का काम ख़त्म होता है, यहाँ से अब सरकार की भूमिका चालू होती है। ऐसा बोलना था किसका, सरकार का। मतलब अब यदि किसी को सीजीआई बनाना है, किसी जज का ट्रांसफ़र करना है, तो ये काम में सरकार से आपको सहमति लेना पड़ेगा या फिर सरकार भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट की जो सोवरेनिटी है वो प्रभावित होती है, जो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। एनजेएसी एक्ट 2014 में पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें बताया जाता है कि भाई एनजेएसी का काम क्या रहेगा, ठीक है। एनजेएसी में कौन कौन कंपोजिशन थे, इसमें सीजीआई बैठता है, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ बैठेंगे एंड 2 एमिनेंट पर्सन जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे एक कमेटी के द्वारा। और ये कमेटी में कौन रहेगा, पीएम, सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब इसके कंपोजिशन की बात यदि हम करें तो कौन कौन है, एक तो सीजीआई हो गए, ठीक है, इसके अलावा 2 जज हो गए, इसके अलावा यहाँ पर बैठते हैं लॉ मिनिस्टर, ठीक है, साथ ही साथ इसमें 2 व्यक्ति और रहेंगे जो कि एक कहना चाहिए कमेटी इसको डिसाइड करेगी। इसमें सीजीआई बैठेंगे, इसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठेंगे, ठीक है, इसके अलावा इसमें लोकसभा अपोजिशन का लीडर बैठेगा। मतलब 1, 3,
4 और 2 6 लोग मिलकर के NJAC का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, एक तो लॉ मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति है, और 2 व्यक्ति यहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा, कौन 2 मेंबर निकाल के हम लाएंगे। तो ये कमेटी निर्धारित करती थी जिसमें CGI बैठते थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते थे और अपोजिशन का लीडर बैठता था। तो ये इसका कंपोजिशन रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें एमिनेंट पर्सन भी रहेंगे, इनको सिलेक्टेड किया जाएगा 3 साल के लिए, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। साथ ही साथ इनको फिर से पुनर्नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये चीज़ थी यहाँ पर। अब कुल मिलाकर के सरकार ने क्या सोच ली थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति बैठेगा वो मेरे हिसाब से बैठेगा। इससे फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगने लग जाते हैं कि आप जो है सरकार की सुनते, सरकार के हिसाब से चलते हैं। इसका काम क्या क्या रहेगा, ये रिकमेंड करेगा नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट। जैसे कॉलेजियम अभी रिकमेंडेशन देता था, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट के जज के लिए। साथ ही साथ ये ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट के जज के लिए रिकमेंडेशन देता। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती अपॉइंटमेंट को लेकर के। लेकिन 2015 में ये बहुत अच्छा कदम हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने स्ट्रक डाउन कर दिया था NJAC को 4-1 की मेजॉरिटी के साथ में। डिक्लेयर कर दिया कि जो NJAC है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा माना जाता है।